Hello guys, welcome to iExamB. I welcome you all to the part 4 of our continuing series जो कि है 300 important question for your upcoming RBI Grade B 2024। तो इसमें हम बहुत सारे important questions डिस्कस कर रहे हैं across the sections और इसमें पिछले जितने भी वीडियोस हैं आई होप उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर कोई आपके सजेशंस हैं फीडबैक है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू द एक्सीलेंस। हमें ये पता रहना चाहिए कि अभी जो भी हम एक्सीलेंट पोजीशन पे हैं या एक्सीलेंस अचीव किए हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो स्टार्टिंग से एक्सीलेंट थे। दे वेर एवरेज और किसी किसी प्लेसेस में बिलो एवरेज, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कंसिस्टेंसी। उनके पास एक प्लान था एंड दे शो अप एवरी डे। So as of now, as your exam is near, consistency is the key. You have to be consistent in your efforts till the time you are facing the interview. अभी ये consistency आप दिखाओ and definitely you will do good in the upcoming exams. So here's the first question. Which Indian bank become the first trading cum clearing member at IIBX? Very important news, क्योंकि आरबीआई का जो है एक सॉफ्ट कर्नर रहता है बैंक्स के रिलेटेड, और एनीवेयर इफ आरबीआई इज इन्वॉल्व या आरबीआई के साइट इज इन्वॉल्व तो वहां पे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन रहता है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन बैंक। तो ये पहला बैंक है जो आईआईबीएक्स में मेंबर बना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और आईआईबीएक्स, तो इट इज इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च्ड इन 2022 इन गुजरात। तो ये गिफ्ट सिटी जो है आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे आईएबीएक्स सेटअप किया गया। इट इज अ थर्ड सर्च एक्सचेंज इन द ग्लोब, मतलब थर्ड सर्च एक्सचेंज जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है ऑन बुलियन। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। व्हिच कंट्री डिड इंडिया वोट इन फेवर ऑफ फुल यूएन मेंबरशिप? इसमें से कौन सी कंट्री को यूएन में वोट किया इंडिया ने कि भाई इस कंट्री को फुल यूएन मेंबरशिप मिलना चाहिए? हियर आर ऑप्शंस। Yes, Palestine. So India voted in favor of UN General Assembly draft resolution advocating Palestine's full membership in the United Nations. आपको पता होगा इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसी रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर दो कंट्रीज के जो मेजर इंफॉर्मेशन हैं, द हेड ऑफ स्टेट कौन कौन है क्या है, इनका जोग्राफिकल बाउंड्रीज थोड़ा देख लेना, उनको मेजर मेजर सिटीज देख लेना, कौन सा सिटीज कौन से कंट्री में आता है। So those things are very important. And with respect to India, when it comes to India, in this particular conflict, so that becomes even more important. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, India begs full UN membership for Palestine, stresses on two-state solution. Two-state solution मतलब different Israel and different Palestine. So India has been there for both the countries. तो ऐसे ही डिप्लोमेसी होता है, आपको इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ आपको आपको इंडिया को देखने मिलेगा। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, टू स्टेट सोल्यूशन को भी बोला है एंड ऑल्सो मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टाइन इन द यूएन। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑन दैट एंड दिस न्यूज इज वेरी रिसेंट, तो इससे बहुत अच्छे से आप कवर कर लेना। The Financial Intelligence Unit India levied a penalty on Paytm Payments Bank for alleged violations under the PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act. What is the amount of the penalty? ये बहुत बड़ा न्यूज था, आपको पता होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे ये पेनल्टी लगा था। तो पेनल्टी में कुछ चीजें आपको अच्छे से करना है, जैसे कि भाई अमाउंट क्या है, किसने लगाया, मतलब विच बॉडी जिसने पेनल्टी लगाया एंड किसी पे लगाया गया, मतलब बैंक है, एनबीएफसी है, कौन है, एंड व्हाट इज द पर्पस, कौन से पर्पस में लगाया। इस चार एंगल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने देखा है पर्पस बहुत बार पूछ रखा है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फॉर व्हाट रीजन दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक वाज पेनलाइज्ड, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट पूछा जाता है। ये द अमाउंट इज 5.49 करोड़। ठीक है, एफआईयू 5.49 करोड़ पेनल्टी लगाया था। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ठीक है, कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर आता है? आई विल शो द क्वेश्चन अगेन टुवर्ड्स द एंड। अभी के लिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Next question, which bank has been assigned the lead bank responsibility for the newly formed districts of Mahiyar in the state of Madhya Pradesh? देखो प्रीवियस ईयर में एक ऐसा क्वेश्चन था
कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, ठीक है, नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली वन स्टेट, कुछ 2-3 स्टेट्स के कुछ नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। तो दे आस्क्ड कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। नाउ देयर कैन बी टू वेज ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई मैयार कौन से स्टेट में आता है, और नहीं तो फिर इसमें लीड बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से बैंक को दिया गया। ओके, आंसर इज इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक को मिला है, जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है मैयार इन द मध्य प्रदेश, तो इंडियन बैंक को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि भाई लीड बैंक यहाँ का बनेंगे। Next question from English. Read the sentence given below. The option that best fits the blank to complete the sentence meaningfully and grammatically. There are multiple charges against the governor, and he will have to what? The judge in the court next Tuesday. ठीक है, आपको बताना है। Options are answer 2, answer back, answer 4, come across and bring down. Watch the video and then answer. Yes, the answer is answer 2. Answer 2 का मतलब क्या है? To justify to someone. This fits here grammatically and meaningfully because the actions of governor has to be justified in front of the judge. Okay, answer back मतलब replying back. ठीक है, if someone is saying something कि भाई कोई गाली दे रहा है, now you are answering back. And answer 4 is indicates taking responsibility for someone. I am answering for, a lawyer is answering for his client. Now come across is to find someone or something by accident. तो आप कहीं जा रहे थे, यू कैम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और यू कैम अक्रॉस अ फ्रेंड, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। इन एंड ब्रिंग डाउन इज टू रिड्यूस और टू पुल समवन डाउन फ्रॉम देयर करंट लेवल। ब्रिंग डाउन, तो द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट डाउन द कैबिनेट मेंबर, मतलब क्या है, कैबिनेट मेंबर थे भाई, उसको ब्रॉट डाउन कर दिया, मतलब वहां से निकाल दिया। तो ब्रिंग डाउन हैज आल्सो नथिंग टू डू विद हियर। तो यहाँ पे आंसर है आंसर 2, मतलब टू जस्टिफाई करना। Okay, coming to the next question. The Reserve Bank of India Digital Payment Index comprises 5 broad parameters. Which of the following is not one of these parameters? Very important question, basic है, static है, इसमें से शायद 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको ऑलरेडी इन द फेज 1 एंड फेज 2 पे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था फिनेंस में, तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इजियर एज वेल। एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आपका हो जाना चाहिए। यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, एंड पेमेंट परफॉर्मेंस कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। दीज आर द 5 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप और एक बार देख लो, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हैं, आप इसे पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी ऐसा पूछा गया कि भाई ये जो डीपीआई में आधार कम्स अंडर व्हिच पैरामीटर, तो पेमेंट एनेबलर में आधार आता है। एटीएम्स आ गया आपका सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर में, करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया आपका पेमेंट परफॉर्मेंस में। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक बार नजर फेर लेना तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई ये यहाँ पे आना चाहिए। एक बार लॉजिक समझ गए तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसको बाद में आप पढ़ लेना। What is the increased limit for e-mandates per transaction for subscription to mutual funds, payments to insurance companies, credit card bill payments? आपको पूछा क्या जा रहा है भाई, ई मैंडेट मतलब ऑटोमेटिक जो डिडक्शंस होते हैं, राइट? आपने अगर कोई म्यूचुअल फंड ले लिया उसमें आपका ऑटोमेटिक डिडक्शंस होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए भी ऑटोमेटिक डिडक्शंस होते हैं। तो उसका लिमिट पहले था 15,000। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले का अमाउंट भी आपको अक्सर पूछा गया एग्जाम्स में। पहले का अमाउंट था 15,000, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू, yes, now it has been increased to 1 lakh rupees। ठीक है, तो once you have given this e mandate आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। the highest limit is now 1 lakh rupees। okay, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपको अभी हमने क्या देखा, बहुत सारे बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस देखा। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू प्रिपेयर डिफरेंटली। जैसे कि जैसे आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन कर रहे हो, तो उसमें एक सेक्शंस होते हैं बैंकिंग फाइनेंस वाला सेक्शन, जैसे कि बीपीडी अगर आप कर रहे हो दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो उसमें जो बैंकिंग फाइनेंस सेक्शन है उसका आई सजेस्ट कि आप उसका अलग से नोट्स बनाओ, उसको अलग से रिवाइज करो, बिकॉज दैट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जिसके पास हमारे कोर्सेज हैं आपको पता होगा कि इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करके वी प्रोवाइड यू रेगुलर वीडियोस एंड पीडीएफ्स। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन्स इंडिया, जो फोरकास्ट है 6.8%। फोरकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पता होगा, बहुत बार फोरकास्ट पूछता है, एक से बढ़ के क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इकोनॉमिक बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस एंड स्टडी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर कर रहे हो या कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन कर रहे हो, उसका अलग से नोट्स बनाओ कोई डिफरेंट प्लेस पे, उसको ही बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज दैट शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी। बिकॉज हमने देखा है द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे ना, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सेक्शन से आपके फेज 1 जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या बताना है, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion definitely logically does not follow। यहाँ पे does not follow बोल रहा है, ठीक है, from the given statements। अक्सर यहाँ पे confusion होता है, लोग क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे आ गया, अभी इसका सोल्यूशन हम करते हैं। अगर आपको करना है तो एक बार पॉज करके इसका ट्राई करो, देन विल डू दिस। एंड दिस इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था। सम लैपटॉप्स आर ग्रे, ऑल ग्रे आर यूजर, सम यूजर आर वाईफाई, ऑल यूजर आर इंटरनेट। तो इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे, राइट। सम लैपटॉप्स आर ग्रे, इसका ये हो गया लैपटॉप, ये हो गया आपका ग्रे, ओके, लैपटॉप ग्रे। देन ऑल ग्रे आर यूजर्स, मतलब क्या है, ऑल ग्रे आर यूजर्स, तो यहाँ पे यूजर का आ गया भाई। देन सम यूजर आर वाईफाई, सम यूजर आर वाईफाई, यहाँ पे आपके वाईफाई आ गए। देन ऑल यूजर्स आर इंटरनेट, मतलब ये जितने भी यूजर्स हैं दे आर इंटरनेट, ठीक है। ये थोड़ा वेन डायग्राम आउट ऑफ शेप हो रहा है, आप पेपर में करोगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। वंस आवर वेन डायग्राम इज डन, देन द नेक्स्ट टास्क इज वेरी इजी। आपको कंक्लूजन देखना है एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो। सम यूजर्स आर इंटरनेट, सम यूजर्स आर इंटरनेट, ऑफ कोर्स भाई ये तो क्लियरली दे रखा है। सम यूजर्स आर लैपटॉप, सम यूजर्स कैन बी लैपटॉप, यस करेक्ट। सम वाईफाई आर इंटरनेट, some Wi-Fi are internet also, that is clearly given. Some gray are not internet, some gray are not internet, internet कहाँ पे है, यहाँ पे है। some gray, भाई ये gray ही तो पूरा internet में आ जा रहा है। so this does not follow। some laptop are internet, ये भी आपको clearly यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑप्शन the answer here is D, ठीक है, some gray are not internet, this does not follow। Then the next question, which Indian city ranked highest in the 2024 Oxford Economics Global Cities Index? इनमें से कौन सी सिटी को हाईएस्ट रैंक मिला है? एंड रैंक भी आपको एक बार सोचना है, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो द रैंक यू हैव टू बी आपको अच्छे से याद भी रखना है। द आंसर इज दिल्ली, ठीक है। 350 रैंक में है अपना दिल्ली, 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो दिल्ली का रैंक है एंड दिल्ली इज द हाईएस्ट रैंक्ड amongst the Indian cities, very important, okay। चलो एक कॉन्ट्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2023 में शायद आया था, 23 या 22, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट दिस इज अ प्री पीवाईक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है। एक बार वंस योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, देन दिस क्वेश्चन इज इजी। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1.45 times its cost price, and the selling price of the article is 750। If profit percentage of shopkeeper on the article is 25%, then find the discount in percentage allowed by the shopkeeper। तो क्लियर हो गया, पॉज द वीडियो एंड देन आंसर, ओके। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। कॉस्ट प्राइस सपोज हम लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज 100A, ओके। तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या दिया गया है, 1.45 टाइम्स। मार्क प्राइस 1.45 टाइम्स मतलब क्या होगा, 145 है, कॉस्ट प्राइस का 1.45 टाइम्स, राइट। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 750 रुपीज, 750 रुपीज सेलिंग प्राइस दे रखा है, राइट। then if the profit percentage of the shopkeeper on the article is 25%, भाई कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। इट मीन्स कि भाई जो 100A है उसमें अगर हम 125/100 करते हैं, मतलब 25% हमने इंक्रीज कर दिया, दैट्स इक्वल्स टू 120 5 है, करेक्ट। 125 है इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है भाई, 750 यहाँ पे दे रखा है ना क्लियरली, द सेलिंग प्राइस इज 750 रुपीज। भाई इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ए विल बी 6 रुपीज, ए 6 रुपीज। नाउ अभी चीजें बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो मार्क प्राइस क्या है, 145 है, 145A इक्वल्स टू मतलब 6 मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 870 रुपीज, ठीक है, 870 रुपीज, 145 इंटू 6, तो 870 रुपीज हो गया।
क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि भाई कितना परसेंटेज डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज 870 रुपीज माइनस 750 रुपीज बाई 870 रुपीज इंटू 100। वंस यू सॉल्व इट आपको ये मिल जाएगा 400 बाई 29, ठीक है, 400 बाई 29 परसेंटेज, ठीक है। मैं सारा कैलकुलेशन से जो है मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि भाई ये अप्रोच आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस यू सी दिस आपको समझ आ जाता है, लेकिन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन ये अप्रोच समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन यू नीड टू डू सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अलॉट। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन करोगे तो अप्रोच धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन द क्वेश्चन मैंने जो आपको पूछा था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कम्स अंडर व्हिच डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, ठीक है। और कोई भी फीडबैक है, कुछ भी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी क्वेरी है hello@iexambee.com पे आप हमें मेल करना। प्रिपेयर 50% फास्टर विद iexambee। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।